हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें अचरज का भाव, दुख का भाव, अफसोस का भाव, कहने का मतलब ऐसे वाक्यों से जिनसे हमें हृदय के भावों को व्यक्त किया जाता है। हृदय के जो तीव्र भाव हैं उनको व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रियल में होते कैसे हैं ये भी देख लें। एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में हमें आश्चर्य, दुख, खुशी या किसी प्रकार के अन्य हृदय के भावों को व्यक्त किया गया है तो उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में रखेंगे। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो हुर्रा से स्टार्ट हो सकते हैं, एलाज से स्टार्ट हो सकते हैं, या शाबाशी देना है तो ब्रावो। दूसरी पोजीशन क्या है, इनसे सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट हो सकते हैं। ओ से स्टार्ट हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, आ से स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे वर्ड आपके हैं जिनसे भी स्टार्ट हमारा हो सकता है। तीसरी पोजीशन जो हमारी होगी वो कौन सी है कि हमारा सेंटेंस व्हाट या हाउ से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हमको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलता है। क्या मिलता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस में हमें किसी में दुख, किसी में खुशी, किसी में हमको आश्चर्य, विस्मय, ऐसी चीजों का हमें ज्ञान होता है। अब हम एग्जांपल देख लें। सपोज दैट, अब देखिए जैसे एलास दिया हुआ है, एलास इज नो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे लिख दिया जाए ब्रावो, वेल डन, एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए हुर्रा, जिसे कहते हैं वी हैव वन द गेम। या व्हाट वाले जैसे देख लें, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल द रोज इज। ये सभी के सभी हमारे सेंटेंस जो दिए हुए हैं ये क्या है? ऑल सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस में किसी में दुख का भाव प्रकट हो रहा है, किसी में खुशी, जैसे हुर्रा आपका खुशी का भाव प्रकट कर रहा है, इलास आपका दुख का भाव प्रकट कर रहा है, ये आपको शाबाशी का और ये आपको आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हृदय के भावों को व्यक्त किया गया है। अब दूसरी बात इसके बाद आती है लास्ट में, ये हमारा था 4th नंबर का, और आगे हमने आपको बताया था कि ये पूरे 5 काइंड्स हैं। अब 5 काइंड्स में हमने 4 आपको पढ़ा दिया, अब बचता है 5वां। तो 5 नंबर पर देखिए कौन सा है। 5 पर आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए 5 नंबर पर आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आशीष सूचक या आशीर्वाद सूचक वाक्य। इसको बोलते हैं आशीष सूचक वाक्य। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में हमें आशीष या आशीर्वाद का बोध होता है। इसमें हमें प्रार्थना का बोध हो सकता है, किसी के लिए वेल विशिंग यानी शुभ कामना का हो सकता है, किसी के लिए बुरी कामना का भी हो सकता है। कहने का मतलब इसमें हृदय के भाव होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हमें ज्यादातर जो भाव प्रकट होता है वो होता है या तो प्रार्थना का या फिर शुभ कामना का या फिर बुरी कामना, जिसको श्राप बोलते हैं। श्राप का भी बोध हो सकता है या विदाई का हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस में आशीर्वाद हो सकता है, आशीर्वाद का भी भाव हो सकता है। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में जब हम देखेंगे तो जो हमारे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी किस प्रकार की होगी। कहने का मतलब ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में से होगी और में हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखा होगा, ठीक। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा बल्कि इंटरजेक्शन मार्क लगेगा। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑप्टेटिव का होगा। में का प्रयोग आपका ज्यादातर 99% कहां होगा, कर्ता से पहले। कहां होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। अब सब्जेक्ट से पहले जैसे कह दिया जाए कि मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या हो, दीर्घायु। सपोज दैट हमने एक सेंटेंस लिखा है, देखते हैं ऑप्टेटिव कौन सा है। जैसे दिया हुआ है कि मे यू लिव लॉन्ग। दूसरी सिचुएशन में लिख सकते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। ये जो सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं किस प्रकार के हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। कहने का मतलब इनमें हमें आशीर्वाद या शुभ कामना, बुरी कामना या किसी प्रकार के हृदय के भाव जो हमारे हैं उनको व्यक्त किया गया है। अब हम आगे बात करेंगे, ये तो 5 काइंड्स हमको बहुत सारे बुकों में मिला, हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा और जर्नली आप जब भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें मिल जाती हैं, इतने पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमने आपको बताए थे कि 4 और होते हैं, वो कौन कौन से हैं देख ले जरा। इन्हीं सेंटेंसेस को ही हम 4 भागों में फिर डिवाइड करते हैं। देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य। अब ये जो साधारण वाक्य है कौन सा साधारण होता है, किस सेंटेंस को हम साधारण वाक्य बोल सकते हैं, ये देखने की आवश्यकता है। देखिए सिंपल सेंटेंस की सबसे अच्छी अगर डिफिनीशन बनाना चाहते हैं तुरंत बन जाएगा, इसको बोलते हैं फिनिट वर्ब। ठीक, अब देखिए ये जो होती है फिनिट वर्ब, इसका प्रयोग केवल एक बार हुआ, जिसको आप लोग फाइनाइट भी बोल देते हैं, कुछ लोग फाइनाइट पढ़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, फिनिट वर्ब का प्रयोग अगर सेंटेंस में कितनी
टाइम्स हुआ हो, केवल 1 टाइम हुआ हो, तो हमारा ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें फिनिट वर्ब का प्रयोग केवल एक बार हुआ हो, एक से अधिक बार ना हो, तो ऐसा सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। अब ये फिनिट वर्ब कौन सी होती है? वर्ब को देखिए 2 काइंड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है फिनिट और एक होती है नॉन फिनिट। दूसरी हमारी होती है नॉन फिनिट वर्ब। अब देखिए 2 वर्ब्स हमारी हो गई, एक हो गई फिनिट, एक हो गई नॉन फिनिट। इस नॉन फिनिट का दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका सेकंड नेम क्या हो गया? नॉन फिनिट वर्ब बोले या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले। ये हमारा सेकंड टाइप है और ये हमारा क्या है? फर्स्ट। कहने का मतलब वर्ब को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले को बोलते हैं फिनिट वर्ब और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिनिट वर्ब। अब फिनिट वर्ब कौन सी है? फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका सीधा संबंध सब्जेक्ट से हो, जिसमें टेंस के नियम आपके लगे हो, वही आपका कहलाता है फिनिट वर्ब। देख लें एक सेंटेंस में, देखिए फिनिट वर्ब कौन सी होती है। तो फिनिट वर्ब में देख लें कि फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका सीधा संबंध कर्ता से हो। सपोज दैट हमने यहां सेंटेंस लिखा है कि आई वांट टू प्ले हॉकी। अब यहां जो हमारी वर्ब है, 2 वर्ब लगी हुई है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब आपकी प्ले, एक वांट और दूसरी प्ले। तो ये वाली जो वर्ब है इसका संबंध सीधा किससे है? सब्जेक्ट से। आई आपका क्या सब्जेक्ट है और इस वर्ब का सीधा संबंध किससे है? सब्जेक्ट से। कहने का मतलब ये जो क्रिया लिखी हुई है ये सीधा कर्ता से संबंध रखती है, इसी में हम टेंस के रूल लगाते हैं। लेकिन ये वाली जो वर्ब दी हुई है इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन इससे नहीं। कहने का मतलब इसमें जो क्रिया हम लिख रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि किसके? ये जो वर्क करती है यहाँ या तो नाउन का करती है या फिर सेंटेंस में एडजेक्टिव का करती है। ये वर्ब का फंक्शन नहीं करती, इसका फंक्शन चेंज हो जाता है, जबकि ये आपकी रियल में वर्ब का फंक्शन करती है, इसीलिए इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। लेकिन इसका सीधा संबंध कर्ता से नहीं। कैसे देख लें? अगर हम यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर ले, ही रख लें, तो यहाँ हमारा हो जाएगा वांट्स, आगे लिखेंगे टू प्ले हॉकी। अब यहाँ देख लें टू प्ले में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जबकि क्या हुआ? वांट्स को हमने सिंगुलर बना दिया। क्या यहाँ ऐसा है। तो कहने का मतलब ये जो हमारी क्रिया है ये फिनिट है और ये वाली जो हमारी क्रिया है वो कौन सी है? नॉन फिनिट है। नॉन फिनिट को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 3। अब हमारी बात को फिर से सुने। एक होता है इंफिनिटिव, दूसरा पार्ट होता है जीरन और थर्ड पार्ट में आता है आपका पार्टिसिपल। ये कौन है? ये हमारे जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके हमने पार्ट्स कर दिया। कितने? 3। यानी 3 प्रकार के होते हैं नॉन फिनिट वर्ब, या तो इंफिनिटिव या जीरंड या पार्टिसिपल। फिनिट वर्ब जो आपकी होती है उसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि केवल हमारी मेन वर्ब ही फिनिट हो सकती है। कुछ बच्चों के माइंड में बसा रहता है कि मेन वर्ब बोल रहे हैं तो मेन वर्ब को ही फिनिट वर्ब बोलते हैं। तो फिनिट वर्ब उस वर्ब को नहीं कहते हैं
कि जो केवल मेन वर्ब को ही कहेंगे। अगर हमारी कहीं ऐसी कोई क्रिया लिखी हुई है जैसे लिंकिंग वर्ब में भी आ जाती है, जैसे कह दें कि ही इज अ डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, तो यहां देखिए इज जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, लिंकिंग वर्ब फॉर्म में दिया हुआ है, ये मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये भी क्या है फिर, क्योंकि इसका सीधा संबंध सब्जेक्ट से है, तो ये भी आपकी फिनिट वर्ब। मेन वर्ब तो फिनिट वर्ब होती है, लेकिन आपकी लिंकिंग वर्ब में फिनिट वर्ब हो सकती है। हमारा जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सीधा संबंध कर्ता से रखे, जिसमें टेंस के नियम लगे, वही हमारी फिनिट वर्ब होती है। अब हम यहाँ आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं कौन से हमारे सिंपल सेंटेंस हैं और कौन से नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब डबल क्लास का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा जिसमें दो क्लास हो या दो से अधिक क्लास हो, तो वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां फिनिट वर्ब की संख्या एक से अधिक हो जाएगी, और ऐसा सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा या मिक्स्ड सेंटेंस में आएगा। इसके बाद दूसरी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, इसको हम बोलते हैं, पहले तो ये देख लें कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, पहले क्या देख लें, पहले देख लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा होता क्या है। तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले को बोलते हैं कॉम्पेल और प्लस एक्स, एक समीस होता है इनकम्प्लीट क्लास, और ये जो होता है कॉम्पेल, इसको बोलते हैं कंप्लीट क्लास। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो हमारा दो प्रकार के क्लॉजेस से मिलकर बनता है, एक होता है कंप्लीट सेंस देने वाला क्लास और एक होता है इनकम्प्लीट सेंस देने वाला क्लास। अब कंप्लीट सेंस देने वाला कौन सा होगा, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लास, और ये जो इनकम्प्लीट सेंस देने वाला हमारा क्लास है इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये जो प्रिंसिपल क्लास होता है इसको बोलते हैं प्रधान उपवाक, और इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक। अब जरा इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम डिफिनीशन बनाएंगे। तो ये देखिए किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये हमेशा कितना होता है, अकेला होता है, इसकी कभी भी संख्या एक से अधिक नहीं होती। और ये जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये वन हो सकता है और मोर देन वन, या तो एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, किंतु इसकी क्वांटिटी कभी बढ़ेगी नहीं, ये हमेशा एक ही रहेगा। प्रिंसिपल क्लास एक होगा, सबऑर्डिनेट क्लास एक तो होना कंपलसरी है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लास कभी एक से अधिक नहीं होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम परिभाषा बनाएं, डिफिनीशन बनाएं, तो सीधा लिख सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लास हो, हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए कॉम्प्लेक्स मीन्स संयुक्त वाला,
अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों से मिलकर के बनता है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड नंबर पर आता है एडवर्ब क्लॉज। ये हमारे 3 फंक्शन किसके हैं? हमारे सबऑर्डिनेट क्लास के। सबऑर्डिनेट क्लास जो हमारा हो सकता है वो 3 प्रकार से दिख सकता है। 3 प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। नाउन क्लास के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम एडजेक्टिव क्लास के रूप में लिख सकते हैं और एडवर्ब क्लास के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमारा सबऑर्डिनेट क्लास इनमें से कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलेगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे बात करेंगे कंपाउंड, कम प्लस पाउंड। तो दोनों को शब्दों को मिला करके वो भी बना हुआ है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड के, उनमें समान पद होते हैं। मीन्स टू से यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास है, वहां आपका कोऑर्डिनेट क्लास होगा। तो दोनों में जरा सा डिफरेंस है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, तो इसकी जो जानकारी है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। इसकी जो बहुत विस्तार में हम नहीं बता रहे हैं आपको, केवल अभी हमने आपका कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड या मिक्स्ड सेंटेंसेस की हम आपको केवल अभी डिफिनीशन बता रहे हैं। सेंटेंस होते क्या हैं या इनका यूज क्या है, ये तीनों के फंक्शन क्या हैं, ये आगे आपको आगे की कक्षाओं में देंगे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।